नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्त वर्ष 2022 और 23 का बजट पेश किया। खेती और किसानी के लिए कई घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री ने गंगा किनारे चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना का भी ऐलान किया जिससे उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। बजट पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने भी इसकी तारीफ की। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए उद्देश्य से गंगा नदी के किनारे रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कहा कि रसायनों का उपयोग न करके प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बजट में फसल के बाद मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और उत्पादों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉन्डरिंग करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। कोविड-19 महामारी की कठिन चुनौती के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। सोमवार को संसद में पेश केंद्र सरकार की 2021-22 की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इन दोनों क्षेत्रों के सकारात्मक रुझान उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर की चुनौतियों के बीच सकल विकास दर में सतत सुधार का अनुमान लगाया गया है। राज्य में उद्योग और पर्यटन उद्योग की गति का ठहराव कम हुआ और ये दोनों सेक्टर सुधार की ओर हैं। आर्थिक समीक्षा में सेवा और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार के संकेत इसकी तस्दीक कर रहे हैं। आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक उत्तराखंड की सकल विकास दर 2019 और 20 में 4.20% तक रही थी, लेकिन कोरोना काल में इसमें गिरावट दर्ज हुई। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार के रंग भी तेज हो रहे हैं। कैंपेन के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा समेत अन्य सीटों पर भी प्रचार कर रहे हैं। देहरादून में सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश भर की जनता में बीजेपी को लेकर जबरदस्त उत्साह है, जो कि बीजेपी के लिए जीत का आधार बनेगा। व्यापारी भाइयों ने रोक लिया और यहाँ जब पहुंचे तो मैंने जो आपका आज ये उत्साह देखा है, जो आपका जोश देखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजपुर विधानसभा से हम पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, मैं अभी पुरोला विधानसभा से आ रहा हूं और पुरोला के अंदर जनसंपर्क था। क्या लोगों में जोश है। पूरे उत्तराखंड के इस कोने से लेकर उस कोने तक माताएं बहनें, सबसे बड़ी ज्यादा संख्या में कोई निकल रहा है तो माताएं बहनें निकल रही हैं। बड़े बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और नौजवान भाई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और कोई जरा सा इधर से उधर हो रहा होगा तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जहां गाड़ी रुक रही है उसके आगे झंडा लेके दौड़ रहे हैं, कह रहे अब की बार भाजपा सरकार है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने कहा कि पिछले 5 सालों में हमारी सरकार ने लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृति हुई है और यह तभी संभव हुआ है जब दोनों सरकारें एक है, यानी कि केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार भी। 2 इंजन मिलकर जब एक साथ शक्ति से चले हैं तो जब ये डबल इंजन बना है तो तेजी से उत्तराखंड आगे बढ़ा है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास आंकड़े हैं। 2014 से पहले, 2017 से पहले कोई काम उत्तराखंड के अंदर नहीं हुआ। आज चाहे हम सड़कों की बात करें, सड़कों का जिस तरह से जाल बिछा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज रेल सेवा की हम बात करें तो जितनी रेल सेवाओं में नई परियोजनाएं बन रही हैं और पुरानी परियोजना जो यूपीए सरकार के समय में डंप बढ़ गई थी, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग हो
या ऋषिकेश से गंगोत्री हो, या ऋषिकेश से डोईवाला हो, देवबंद से रुड़की हो, ये सारी की सारी परियोजना, या टनकपुर से बागेश्वर हो, सारी की सारी डंप कर दी गई थी भाइयों बहनों। उन सभी योजनाओं को गति देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हम जाने वाले यात्री किस प्रकार से आज सड़कों का निर्माण हो गया। और मैं अभी 25 तारीख की रात को अचानक ये हुआ कि कल मौसम खराब रहेगा और मैंने वहां कार्यक्रम दे दिए थे। क्योंकि मेरा भी निर्वाचन क्षेत्र खटीमा है, यहां से 350 किलोमीटर दूर, तो मैंने रात को 9 बजे फैसला किया कि मैं सड़क मार्ग से ही रात में चला जाता हूं। और मैं 9:30 बजे यहां से निकला हूं, 3:30 बजे मैं खटीमा पहुंचा। रास्ते रास्ते पर सभी जगह कार्यकर्ता मिले, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो बताऊं क्या नहीं मिला। एक भी गड्ढा नहीं मिला। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की 70 सीटों पर मंगलवार को भाजपा का प्रचार अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत प्रचार के पहले दिन हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और ऊर्जा मंत्री सुखराम विकासनगर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून की राजपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और ऊर्जा मंत्री सुखराम भाजपा के विकासनगर, इसी के साथ में सहसपुर भी पहुंचे और इसी के साथ में प्रत्याशी के समर्थन में जनता के बीच पहुंचे और वोट करने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सहसपुर क्षेत्र में प्रत्याशी के समर्थन में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। अपने अस्तित्व में आने के पश्चात तेज गति से आगे बढ़ा है और जहां उत्तराखंड में पिछले 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहां आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र से प्रदेश को यहां पर हर संभव सहयोग दिया गया है। जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के लिए एक वरदान साबित हुई। अगर मैं ये कहूं कि अगर विकास की अगर जहां आवश्यकता थी, वहां विकास की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा सहयोग किया। जहां उत्तराखंड को स्नेह की आवश्यकता थी, प्यार की आवश्यकता थी, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बार नहीं अनेक बार आकर के इस प्रदेश की भावनाओं को भी जीता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री जी का जाना और वो केदारनाथ के लिए वो सारी चीजें करना जो कल्पना से परे थी। अगर हम केदारनाथ की बात कहें, बद्रीनाथ की अगर हम बात कहें, तो मैं कह सकता हूं कि भारत में नहीं, भारत के अलावा दूसरे देशों में भी उत्तराखंड की एक अलग पहचान उसके कारण बनी। ये तभी संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस तरह से सोचा कि उत्तराखंड को सहयोग की आवश्यकता है, उत्तराखंड को पहचान की आवश्यकता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देकर के, समर्थन देकर के यहां उत्तराखंड में सरकार को बनाने में अपना योगदान दिया और उस योगदान को आने वाले समय में भी आप बना के रखें, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड अभी भी विकास की राह पर अगर तेज गति से आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उत्तराखंड में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बने। ये बहुत आवश्यक है। जिस तरह के माहौल को मैं देख रहा हूं, जिस तरह के वातावरण को मैं देख रहा हूं उत्तराखंड में, हम इससे पहले विकास नगर में थे और विकास नगर के उस कार्यक्रम में हमने इस बात को अनुभव किया कि बहुत जोरदार माहौल, एक जोश का माहौल पूरे उत्तराखंड में है और उत्तराखंड फिर से एक बार उस राह पर चल पड़ा है जहां आज से 5 वर्ष पहले चला था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ा था, उसी तरह से आगे बढ़ रहा है। मैं आपके बीच में बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत आगे बढ़ रहा है,
वहीं उत्तराखंड यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता दिख रहा है। इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जो कोविड का इतना बड़ा संकट भी रहा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद काम नहीं रुकने दिया। हर क्षेत्र में विकास को गति कैसे दी जा सकती है, यहां उत्तराखंड की सरकार ने भी आगे बढ़कर के काम किया और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। उत्तराखंड में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव प्रचार अभियान तेज हो रहा है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से चुनाव अभियान की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हुआ है और आने वाले समय में भी राज्य को डबल इंजन की सरकार की दरकार है। इससे प्रदेश का विकास दोगुनी रफ्तार से होगा। बीजेपी की ओर से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में आज इस अभियान का प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ बार बार आने को मन करता है। अटल जी की सरकार ने विजन दिया और मोदी जी ने उसे पूरा कर रहे हैं और उत्तराखंड अटल जी ने बनाया था और जहां पर आर्थिक पैकेज भी दिया है। मिलनी चाहिए थी, एक विकास का वो खड़ा होना चाहिए था जिसको कहना चाहिए कि चहुमुखी विकास का, वो कभी कांग्रेस सोच भी नहीं पाई। अब ये संयोगिक है कि आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता की लालसा में देश पर राज कर बैठी, वरना तो महात्मा गांधी ने कहा था उनको कि देश आजाद हो गया है, अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। अब देश की राजनीति में कांग्रेस का स्थान नहीं, अलग से लोकतंत्र में जैसे पार्टियां बनेंगी वैसे आएंगी, लेकिन सत्ता का एक लोभ, एक लालच उस समय के कुछ लोगों के मन में था और उसको शुरू करके जिस प्रकार की परंपराएं डाली, कहने को हम 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र हो गए, गणतंत्र हो गए, संविधान हमने अंगीकार कर लिया, लेकिन राज लोगों का नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के लालकुआं विधानसभा से चुनाव लड़ने के बाद वीआईपी बनी सीट पर हरीश रावत पूरी ताकत झोंक रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही हरीश रावत छोटी छोटी सभाओं को भी संबोधित कर अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। हरीश रावत ने कहा कि वो लालकुआं को अमृत कुंड बनाएंगे, जबकि भाजपा इसे मौत के कुएं में के नजरिए से देख सकती है। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह का समर्थन जनता द्वारा उनको मिल रहा है, उससे निश्चित है कि सरकार आने के बाद लालकुआं मॉडर्न विधानसभा बनेगी। और इसी के साथ में आपको बता दें कि लालकुआं विधानसभा में हरीश रावत के खिलाफ भाजपा के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं, लिहाजा सियासत रोजाना चरम पर बनी हुई है। लगातार लोगों के बीच में है। पार्टी संगठित तौर से चुनाव अभियान चला रही है। हमारे सारे नेतागण, वरिष्ठ नेतागण एकजुट हैं। हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार यानी कि 1 फरवरी 2022 को साल 2022 और 23 के लिए देश का आम बजट पेश किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसे निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों को देखते हुए ये बजट पेश किया है। ये बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। वहीं प्रदेश भाजपा ने केंद्रीय बजट को लोगों को नई ऊर्जा देने वाला बजट बताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सवर्ग समावेशी है। यह प्रधानमंत्री मोदी के सपनों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत का बजट है। पाँच साल में 4 लाख स्थायी रोजगार। तीसरा मुद्दा हमारा होगा लोगों से कि स्वास्थ्य सेवाएं गांव-गांव, द्वार-द्वार। और चौथा मुद्दा, जो कोरोना काल में जो परेशान हुए हैं, जिनके बिजनेस ठप हुए हैं, जो लोग गरीबी की रेखा में चले गए हैं, जिनके पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, हम ऐसे 5 लाख परिवारों को छांटेंगे। जरूरत पड़ी 1 लाख और बढ़ा देंगे संख्या, उनको छांटेंगे और हर साल उनको 40,000 रुपया देंगे।
40,000 रुपया देंगे, रुपया 40,000। शिवला जो हाथ पीछे कर रही है, अभी तक जितने सर्वे आए हैं बनती नहीं दिख रही है, हम क्या कहना है? हमने बहुत नीचे से स्टार्ट किया है। जब हम आज टक्कर में हैं तो भाजपा को बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर चक्कर में डाल देंगे। लालकुआ के लोगों का अपमान है। भाजपा ही किसी एरिया को मौत का कुआं बता सकती है, लेकिन मेरे लिए लालकुआ अमृत कुंड है। मैं वहां से अमृत निकालूंगा, लालकुआ के लोगों की भी सेवा करूंगा उस अमृत से, और उससे उत्तराखंड के लोगों की भी सेवा। कितनी सीट की उम्मीद करें उत्तराखंड में? कितनी सीट लेकर सरकार? हम मतदाता के सामने खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हमको इतना मत दो कि हम एक स्थायी सरकार, एक मजबूत सरकार, एक जन आकांक्षा को पूरी करने वाली सरकार है। रावत जी, बजट आ रहा है, तब उस पर क्या बजट आ रहा है? देखिए, इस तरह का बजट बिल्कुल विशुद्ध रूप से चुनावी बजट होगा, जिसका धरती से कोई लेना देना नहीं होगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप देखिएगा कि चुनाव के बाद 3 महीने के अंदर दूसरा बजट भी लाया जाएगा, ताकि इस बजट की खामियों को दूर किया जा सके। ये केवल चुनाव जीतने के लिए, इसमें झूठे वादों का बजट। लालकुआ विधानसभा सीट पर कांग्रेस से अपना टिकट कटने के बाद कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लालकुआ विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रही संध्या डालाकोटी ने लालकुआ की जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। वहीं लालकुआ बाजार क्षेत्र में अपने लिए वोटों की अपील करने पहुंची निर्दलीय प्रत्याशी संध्या डालाकोटी ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उतरी संध्या डालाकोटी, आप देख सकते हैं जोश और खरोश के साथ उनकी सारी महिलाएं उनसे बात करके, मैम निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आप उतरने जा रही हैं, क्या कहेंगी? महिला शक्ति के साथ है आपके। देखिए, मैं 56 लालकुआ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मैंने अपना चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया है। वो नारी शक्ति जिसका एक लालकुआ विधानसभा में नहीं पूरे उत्तराखंड में अपमान हुआ है, और उस अपमान के रूप में मेरा चुनाव निशान भी गैस का चूल्हा आया हुआ है, और उसमें हर एक ज्योति महिला की सम्मान की ज्योति निकलेगी। कांग्रेस के लिए आपने सालों दिए, कर्मठ कार्यकर्ताओं तक रहे, लेकिन वो आशीर्वाद नहीं मिल पाया, आपसे टिकट छीन लिया गया। ये मैं हमारे प्रदेश के नेतृत्व और केंद्र के नेतृत्व से कहना चाहती हूँ, जिस तरह से उनने मुझे टिकट दिया था, तो एक सम्मान दिया था, तो उसको पूरा करना चाहिए था। इसी के उससे आज ये मातृशक्ति की जो पीड़ा है, उससे मैंने आज इस क्षेत्र लालकुआ में उत्तराखंड की देवभूमि में प्रचार शुरू कर दिया है। अवश्य ही ये महिलाओं के सम्मान को लेकर देहरादून पहुँचूंगी। मैम, एएनबी के माध्यम से यहाँ की जनता से क्या निवेदन करेंगे, क्या आग्रह करेंगे आप? देखिए, एबीपी के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ, महिलाओं को सम्मान के साथ साथ सशक्त बनाना, इस क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, क्योंकि ये क्षेत्र मेरा, इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से मैं हर तरह से वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं 2002 से यहाँ पर कर्मठ एक जन सेवा के रूप में मैंने यहाँ पर कार्य किया था। और मैं इस क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य हैं, चाहे बिंदु खत्ता का राजस्व गाँव की बात हो, और लालकुआ का जो हमारा मालिकाना हक है, ओवर ब्रिज की है, और इंदिरा नगर का नाला हुआ 3 पानी में, गौलापार में जो अंतर्राज्यीय हमारा बस अड्डा बन रहा था, स्टेडियम में अभी एक भी हमारे खेल शुरू नहीं हुए, चोरगलिया में ITI हमारी शुरू नहीं हुई है अभी। तो ये सारे मुद्दों से मैं वाकिफ हूँ और इनको पूरा करूँगा। रावत जी कह रहे छोटी बहन को मना दिया जाएगा। देखिए, मना तो चुनाव निशान मिल गया है। संध्या डालाकोटी ने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए महिला और उनसे जाता हूँ, संध्या जी चुनाव लड़ने क्या कहेंगी? संध्या जी चुनाव लड़ेंगे और हम जीत कर दिखाएंगे, हम महिला शक्ति सब एक साथ रहेंगे। ये अब संध्या जी का चुनाव नहीं है, ये हम सब महिलाओं के सम्मान की बात है, और इसे हम लेके रहेंगे। साफ तौर से संध्या डालाकोटी के साथ जो महिला है, वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर से उनका कहना है कि संध्या डालाकोटी को यहाँ विजय बना करके विधानसभा तक पहुँचाने का उनका कर्तव्य है, और वो उसे जरूर पूरा करेंगे। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, लालकुआ। जहां एक तरफ उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय रह गया है, तो वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों का जनता के बीच जाने का दौर लगातार जारी है। हल्द्वानी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया। इस दौरान जनता से कांग्रेस को समर्थन देने की उन्होंने मांग की।
देखिए, हम लोग 10 लोग चले थे और देख लीजिए कितने साथ लोग जुड़ते जुड़ते अपने आप चलते जा रहे हैं। जो अपार जन सहयोग, जन समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है आम जनता से, अभूतपूर्व है। और ये बहुत बड़ा माता जी का तो आशीर्वाद है ही है, साथ ही साथ विकास कार्यों जो बाधित हुए, जो न्यायिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था बाधित हुई, रोका गया, थामा गया इस प्रदेश के विकास को, उसके जवाब में आज जनता सड़क पर उतर आई है और आशीर्वाद देने को तैयार है। डम्बा क्षेत्र के लोगों के पास आप पहुंचे हैं, क्या भरोसा उनको दिया है, क्या दिक्कत है यहाँ? देखिए, डम्बा डूंगा ऐसा क्षेत्र है जो मेरी माताजी ने गोद लिया था जब पहली बारी वो विधायक के चुनाव लड़ने आई थी। उन्होंने कहा था मैं क्षेत्र को गोद लेती हूँ, और अब भूतपूर्व विकास हुआ है यहाँ पर, और यहाँ के लोगों ने हमेशा वो प्यार उन्हें वापस दिया है, और बस यही प्यार हमें मिलता रहे, ऐसे मनोकामना। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पर्यवेक्षक जयवीर सिंह आर्य ने सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की नगर निगम सभागार में बैठक ली। इस दौरान चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की बात पर्यवेक्षक ने कही। सभी को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। मंगलवार को नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को पर्यवेक्षक जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक रैली, धरने, प्रदर्शन पर रोक लगाई है। इसलिए चुनाव को सुरक्षित संपन्न कराने की जिम्मेदारी उनकी और बढ़ जाती है। सभी मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्रों में आचार संहिता के उल्लंघन पर अपनी पैनी नजर रखें। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी अगर कहीं होता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। आज की जो बैठक थी है माननीय प्रेक्षक महोदय की अध्यक्षता में ली गई, और इस बैठक का जो उद्देश्य था, हमारे जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, एआरओ महोदय हैं, एफएसटी, एसएसटी टीम जितनी भी निर्वाचन कार्य में लगी हैं, उन सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से निर्वाचन जो है हम कराएंगे वो निष्पक्ष कराएंगे और निर्विवादित रूप से संपन्न कराएंगे। मुख्य उद्देश्य इसका है। मॉडल बूथ जो हैं वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 हैं, इसके अतिरिक्त सखी बूथ भी हमारे क्षेत्र में 2। निर्वाचन संबंधी मीटिंग में प्रतिभाग नहीं करता है या इसके अतिरिक्त और भी निर्वाचन संबंधी ड्यूटी को ठीक ढंग से नहीं निभाता है तो माननीय प्रेक्षक महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उनके विरुद्ध। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन कोरोना मरीजों की मौतें थम नहीं रही हैं। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में 1840 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 18 मरीजों ने दम तोड़ा है। संक्रमितों की तुलना में 2 गुणों से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को 13 जिलों में 1840 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर में अब तक 138 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि मंगलवार को 4,383 मरीज ठीक हुए। संक्रमितों से अधिक मरीज ठीक होने से सक्रिय मामले कम हो रहे हैं। वर्तमान में 26,814 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें अधिकतर संक्रमित होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कर रहे हैं। ऋषिकेश में मंगलवार को भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखने को मिली। लक्ष्मण झूला, मुनिकीरेती और सरकारी अस्पताल में 23 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। उत्तराखंड में चुनाव के मद्देनजर लालकुआं में आचार संहिता को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान लालकुआं एसएसटी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहन से रुपयों की खेप बरामद की। एसएसटी की टीम ने चेकिंग के दौरान 1,91,350 रुपए जब्त किए हैं। एसएसटी प्रभारी दीपचंद्र सनवाल और साथ ही उप निरीक्षक दिलीप कुमार ने बिंदु खत्ता स्थित जड़ सेक्टर में कार्रवाई को अंजाम दिया। चमोली में आज पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे की ओर से मोबाइल रिकवरी सेल को दोबारा से सक्रिय किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार मोबाइल रिकवरी सेल चमोली की ओर से जनपद के अलग अलग थानों से प्राप्त मोबाइल खोने और गुमशुदा होने के संबंध में आए प्रार्थना पत्रों के आधार पर सर्विलांस के जरिए 8 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत 1,60,000 रुपए बताई गई है। आज मोबाइल फोन के स्वामियों को बुलाकर मोबाइल उनको सुपुर्द किए गए और अपने इसी के साथ में सभी ने आभार व्यक्त किया।
प्रशासन और चुनाव आयोग ने प्रस्तावित विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। विधानसभा चुनाव के चलते प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस और चुनाव पर्यवेक्षकों ने संयुक्त रूप से यूपी और उत्तराखंड के कालागढ़ स्थित सीमावर्ती इलाकों का निरीक्षण किया और इसके बाद उन्होंने सुरक्षा संबंधी तैयारियों का भी जायजा लिया और मौके पर मौजूद थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतदान स्थलों पर बिजली और पेयजल सहित अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की भी हिदायत दी। बता दें कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का कालागढ़ यूपी और उत्तराखंड का सीमावर्ती शहर है। दोनों राज्यों की सीमा पर बसा होने के कारण कालागढ़ को बेहद संवेदनशील शहर माना जाता है। इसके अलावा कालागढ़ का आबादी वाला इलाका आरक्षित वन क्षेत्र से सटा होने की वजह से भी वहां पर घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। इस मौके पर थानाध्यक्ष उमेश कुमार और उप निरीक्षक प्रियंका नेगी के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।